Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss another topic of class 9th economics chapter number 4 and the topic is what is the public distribution system. So हमने हमारा सेक्शन शुरू किया था फूड सिक्योरिटी इन इंडिया जिसमें हमने देखा था कि इंडिया में फूड सिक्योरिटी धीरे धीरे बढ़ी है और इस फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट ने एक सिस्टम तैयार किया और उस सिस्टम में दो कंपोनेंट है। पहला है बफर स्टॉक और दूसरा है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सो बफर स्टॉक को हम डिस्कस कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की। द फूड प्रोक्योर्ड बाय एफसीआई इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू गवर्नमेंट रेगुलेटेड राशन शॉप्स अमंग द पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। अब लास्ट वीडियो में जब हमने बफर स्टॉक डिस्कस किया था तो उसमें हमने देखा था कि बफर स्टॉक क्या है, वो पूरा स्टॉक जो कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने प्रोक्योर किया है, मतलब कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने क्या किया है, खाना खरीदा है और उसको स्टोर करके रखा है। तो जो भी फूड ग्रेन फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इकट्ठा किया जाता है, उसको प्रोक्योर किया जाता है, उस पूरे फूड ग्रेन को फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, मतलब लोगों तक पहुंचाया जाता है। अब ये जो पूरा लोगों तक पहुंचाने का तरीका है, जिस तरीके से पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, उसको हम कहेंगे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। मतलब कि बफर स्टॉक में क्या किया, गवर्नमेंट ने बस प्रोक्योर करके रख लिया, खरीद के रख लिया, किसानों से जो अनाज है वो खरीद के रख लिया, बट उस खरीदे हुए सामान को जनता तक पहुंचाने का जो पूरा सिस्टम है वो सिस्टम है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का। तो मतलब कि अब गवर्नमेंट ने ऐसे इकट्ठा करके रख लिया तो सीधा वेयर हाउस से या वो जो गोडाउन है, ग्रेनरी है, उनसे तो सीधा लोगों को बेचेगी नहीं, पूरी एक चेन होगी जिसके थ्रू लोगों तक पहुंचाया जाएगा। तो क्या होता है कि जो भी अनाज एफसीआई ने प्रोक्योर करके रखा था उसको गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई कुछ राशन शॉप्स के थ्रू लोगों तक पहुंचाया जाता है, जो गरीब तबका है सोसाइटी का उस तक पहुंचाया जाता है। दिस इज कॉल्ड अ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और ये जो गवर्नमेंट के द्वारा जो राशन शॉप्स चल रही हैं उनके थ्रू जो ये फूड ग्रेन प्रोवाइड किया जा रहा है लोगों को, इसी सिस्टम को हम कहते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक मतलब जनता, ठीक है, जो आम जनता है, उसको क्या किया जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है फूड का, तो पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है फूड। तो ऐसा सिस्टम जिसके थ्रू जनता तक खाना पहुंचाया जा रहा है, वो सिस्टम है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। राशन शॉप्स आर नाउ प्रेजेंट इन मोस्ट लोकेलिटीज, विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज। अब ये जो राशन शॉप्स हैं जो गवर्नमेंट द्वारा संचालित की जाती हैं, ये हमारे देश के मैक्सिमम पार्ट में आपको देखने मिलेंगी। लगभग हर एक टाउन, सिटी, विलेज, सब जगह पे आपको ये जो राशन शॉप्स हैं वो देखने मिलेंगी। देर आर about 5.5 लाख राशन शॉप्स ऑल ओवर द कंट्री। तो पूरे देश भर में लगभग 5.5 लाख राशन शॉप्स हैं। राशन शॉप्स ऑल्सो नोन एज फेयर प्राइस शॉप्स। अब इन राशन शॉप्स को हम फेयर प्राइस शॉप्स भी कहते हैं। कीप स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स, शुगर एंड केरोसिन फॉर कुकिंग। ये जो फेयर प्राइस शॉप्स या फिर राशन शॉप्स हैं, ये क्या करती हैं, ये फूड ग्रेन्स मतलब जो आटा हो गया, मतलब गेहूं, चावल, इनका स्टॉक रखती हैं, और शुगर जो चीनी है उसका स्टॉक रखेंगे, और केरोसिन मतलब कि जो ईंधन के तरह जो इस्तेमाल किया जाता है चूल्हा जलाने के लिए, जो केरोसिन है उसका इस्तेमाल होता है। तो ये जो चीजें हैं, फूड ग्रेन, शुगर एंड केरोसिन, ये बेसिक नेसेसिटीज है, मतलब खाने के लिए जो सबसे बेसिक चीजें हैं। केरोसिन को खाते नहीं है, बट खाना पकाने के लिए जो गैस स्टोव या वो चीजें यूज करते हैं उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो इनका स्टॉक रखती है राशन शॉप। दीज आइटम्स आर सोल्ड टू पीपल एट अ प्राइस लोअर देन द मार्केट प्राइस। अब ये जो राशन शॉप्स हैं उन्हें हम फेयर प्राइस शॉप क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इन राशन शॉप्स में बहुत ही कम दाम में सामान मिलता है। जो मार्केट प्राइस चल रहा है उससे काफी कम दाम पे लोगों को इन प्राइस के थ्रू, इन राशन शॉप्स के थ्रू सामान दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, फेयर प्राइस शॉप की मतलब आपके लिए एकदम सही प्राइस रखा गया है, बहुत ज्यादा प्राइस नहीं है कि जो सारे लोग हैं वो आसानी से इसको अफोर्ड कर सके, ऐसे प्राइस वाली दुकानें ये राशन शॉप्स है। Any family with a ration card can buy a stipulated amount of these items। मतलब कि कोई भी ऐसा परिवार जिसके पास राशन कार्ड है वो इन राशन शॉप से एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में सामान खरीद सकता है। जैसे कि लगभग 35 किलो ग्रेन, मतलब जो अनाज हो गया, गेहूं, चावल हो गए, ये लगभग आप 35 किलो एक महीने में ले सकते हो। 5 लीटर्स ऑफ कैरोसिन, जो मिट्टी का तेल है, वो लगभग 5 लीटर एक महीने में लिया जा सकता है। और 5 केजी ऑफ शुगर, और 5 केजी चीनी जो है वो एक महीने में कोई पर्सन ले सकता है। सो
अब यहाँ पे देखो क्वांटिटी एक तरीके से स्पेसिफाई की गई है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि जितना मर्जी उतना इन राशन शॉप से खरीद लो, ऐसा नहीं है। एक लिमिट है कि आप एक महीने में इतना ही खरीद सकते हो, इसके बियॉन्ड आप नहीं खरीद सकते। तो वो चीज स्पेसिफाई की गई है ताकि कोई घोटाला ना हो, या फिर कोई पर्सन ऐसा ना हो कि यहाँ से दुकान से जो राशन शॉप्स है उनसे सस्ते दामों पे बहुत ज्यादा खरीद रहा है और कहीं और जाके बेच दे। तो गलत इस्तेमाल ना हो, उस सब के लिए एक लिमिट तय की गई है ताकि सब लोगों का एक तरीके से जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो जाए और कोई गलत काम भी ना हो। तो यहाँ पे बोला गया है कि एनी फैमिली विद अ राशन कार्ड, तो राशन कार्ड पे एक स्टार लगा हुआ है और यहाँ पे बताया हुआ है कि राशन कार्ड जो है वो 3 तरीके के होते हैं। पहला है अंत्योदय कार्ड्स फॉर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। तो राशन कार्ड की 3 कैटेगरीज है, उनमें से पहला है अंत्योदय कार्ड। ये जो अंत्योदय कार्ड है ये मतलब गरीबों में भी जो सबसे ज्यादा गरीब है, मतलब जिनकी हालत सबसे ज्यादा बेकार है, उन लोगों के लिए है अंत्योदय कार्ड। उसके बाद है बीपीएल कार्ड फॉर दोज बिलो पॉवर्टी लाइन। उसके बाद बीपीएल कार्ड है जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोगों के लिए है। और फिर तीसरा कार्ड है एपीएल कार्ड, मतलब अबव पॉवर्टी लाइन वाला कार्ड, जो कि बाकी दूसरे लोगों के लिए। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये आपकी पॉवर्टी लाइन है। अब इस पॉवर्टी लाइन में बहुत सारे लोग हैं, बट कुछ लोग हैं जो कि और ज्यादा बुरी कंडीशन में है, मतलब वो पॉवर्टी लाइन से नीचे हमने अभी अपनी मर्जी से एक और लाइन बना दी है जो कि ये दर्शाती है कि भाई ओवरऑल पॉवर्टी लाइन है ये वाली, ठीक है, ऊपर वाली। बट कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी हालत और ज्यादा खराब है, इन गरीबों में भी और ज्यादा बुरी हालत है, तो ऐसे लोगों के लिए है अंत्योदय कार्ड। फिर ये जो बिलो पॉवर्टी वाले लोगों के लिए ये जो इन दोनों के बीच में जो लोग हैं इनके लिए है बिलो पॉवर्टी लाइन वाला कार्ड। अब ये बाकी जो लोग बच गए जो अबव पॉवर्टी हैं उनके लिए है एपीएल कार्ड। और अपने अपने कार्ड के हिसाब से लोग जो हैं वो राशन शॉप से सामान खरीद सकते हैं। The introduction of rationing in India dates back to the 1940s against the backdrop of Bengal famine। तो राशनिंग का मतलब एक तरीके से होता है कि कम दाम पे देना, ठीक है। तो ये जो राशनिंग की जा रही है, ये जो कम दाम पे, मार्केट प्राइस से कम दाम पे लोगों को सामान दिया जा रहा है और लोगों में बांटा जा रहा है, ये जो सिस्टम है ये 1940s से हमारे देश में लाया गया। मतलब हमारे देश में 1940s में इसका इंट्रोडक्शन किया गया सबसे पहले 1940s में। बंगाल फेमीन के बाद की जो सिचुएशन रही उसको संभालने के लिए राशनिंग का सिस्टम इंडिया में लाया गया। The rationing system was revived in the wake of an acute food shortage during the 1960s prior to Green Revolution। अब 1960s के टाइम पे क्या हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले हमारे देश में बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो गई थी फूड की। तो उस टाइम पे 1960s के टाइम पे राशनिंग को वापस से लाया गया। मतलब पहली बार कब लाया गया था, जब बंगाल फामीन के बाद वाला जो टाइम था उस टाइम पे लोगों को फूड प्रोवाइड करने के लिए राशनिंग का सिस्टम लाया गया था। तो कुछ टाइम चला, उसके बाद जैसे ही सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल हुई उसको बंद कर दिया गया। बट फिर से 1960s में हमें क्या देखने मिला, हमारे देश में खाने की बहुत ज्यादा शॉर्टेज पड़ गई। तो उसको पूरा करने के लिए, शॉर्टेज को मीट करने के लिए वापस से राशनिंग का सिस्टम लाया गया। In the wake of the high incidence of poverty levels as reported by NSSO in the mid 1970s, 3 important food intervention programs were introduced। अब 1970s के टाइम पे NSSO जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस है उसने एक रिपोर्ट शो की थी। उस रिपोर्ट के चलते हमें ये पता चला कि हमारे देश में गरीबी जो है और ज्यादा बढ़ रही है और ज्यादा केसेस आ रहे हैं गरीबी के, ज्यादा से ज्यादा लोग गरीब हो रहे हैं उस रिपोर्ट के तहत। तो ये देखते हुए जब भी हमने डेटा देखा, गवर्नमेंट ने डेटा देखा कि भाई अब ज्यादा से ज्यादा लोग गरीब हो रहे हैं, तो इस सिचुएशन को संभालने के लिए 3 इंपॉर्टेंट फूड इंटरवेंशन प्रोग्राम्स जो हैं वो लाए गए। मतलब कि ऐसे प्रोग्राम लाए गए जिनके थ्रू लोगों तक खाना पहुंचाया जा सके और लोगों की जो खाने की रिक्वायरमेंट है उसे पूरा किया जा सके। तो पहला था पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर फूड ग्रेन्स, मतलब अनाज को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाने के लिए, सही दामों पर लोगों तक पहुंचाने के लिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लाया गया। ये पहले से ही एग्जिस्टेंस में था बट इसको और मजबूत किया गया। मतलब 1970s के बाद जब ये रिपोर्ट आई कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोग गरीब हो रहे हैं, तो जो ऑलरेडी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चल रहा था उसको और ज्यादा मजबूत किया गया, उसमें और ज्यादा चेंजेस किए गए ताकि वो बेहतर तरीके से लोगों को सर्व कर सके। उसके बाद था इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। तो दूसरा जो प्रोग्राम है फूड इंटरवेंशन का वो था इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, जिसे ICDS कहा जाता है।
ये जो ICDS है ये 1975 में लाया गया था एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस के तौर पे, मतलब कि इसको ट्राई करने के लिए कि चलो ट्राई करके देखते हैं, अगर ये चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज ये जो प्रोग्राम है अगर ये सही से काम कर गया तो हम इसे आगे रखेंगे। तो एक्सपेरिमेंट के तौर पे 1975 में ये लाया गया। जो ICDS है वो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, ये चाइल्ड सेंट्रिक है। जो बच्चे हैं 6 साल से कम कम उम्र के जो बच्चे हैं उन पे फोकस किया गया है और उनको एक तरीके से ओवरऑल डेवलपमेंट प्रोवाइड कराने के लिए ये प्रोग्राम लाया गया था। मतलब कि उनकी खाने के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए उनकी जो बेसिक सर्विसेज है, जैसे प्री स्कूल सर्विसेज उन्हें प्रोवाइड कराई गई, उनको पढ़ाई लिखाई इस प्रोग्राम के तहत कराई गई। इसके साथ साथ जो हेल्थ केयर है वो भी बच्चों को प्रोवाइड किया गया। तो मतलब एक इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट की, मतलब चारों तरफ से बच्चे की डेवलपमेंट सही तरीके से हो जाए, तो उस चीज के लिए ये प्रोग्राम लाया गया। एंड फूड फॉर वर्क FFW, ये जो प्रोग्राम है ये इंट्रोड्यूस किया गया था 1977 टू 78 में। तो ये जो तीसरा प्रोग्राम है ये तीसरा ऐसा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जो कि फूड इंटरवेंशन के लिए गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया NSSO की रिपोर्ट के बाद। तो FFW क्या है? इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, जो गरीब लोग हैं उनको अलग अलग जगहों पे एम्प्लॉय करती है, मतलब कि उनको काम देती है। जैसे कि कहीं पे रोड वगैरह बन रहे हैं, कहीं पे कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो वहां पे लोगों को गवर्नमेंट ने, जो गरीब लोग हैं उनको हायर किया। अब जब गवर्नमेंट ने हायर किया तो हायर करने के बदले, मतलब गवर्नमेंट लोगों से काम करा रही है तो काम करने के बदले उनको क्या मिलनी चाहिए? वेज मिलनी चाहिए, उनको पैसे मिलने चाहिए। बट गवर्नमेंट ने क्या कहा कि हम आपको पैसे नहीं देंगे बट हम आपको फूड ग्रेन देंगे। तो फूड फॉर वर्क प्रोग्राम की मतलब आप काम करोगे तो आपको काम के लिए खाना मिलेगा, जो भी आप काम करोगे उसके बदले आपको खाना मिलेगा, फूड मिलेगा। तो ये जो प्रोग्राम है वो गवर्नमेंट लाई, इससे क्या होगा कि लोगों को जॉब भी मिल रही है और लोगों को खाना भी मिल रहा है। ऐसा भी नहीं हो रहा कि गवर्नमेंट फ्री में लोगों को खाना दे रही है। तो उस चीज के लिए ये जो फूड फॉर वर्क प्रोग्राम है ये लाया गया। Over the years, several new programs have been launched and some have been restructured with growing experience of administering the programs. अब साल दर साल क्या होता है कि मतलब धीरे धीरे करके और नए प्रोग्राम्स भी ऐड किए जा रहे हैं और नए प्रोग्राम्स ऐड किए हैं। और जो पुराने प्रोग्राम्स है उनमें इम्प्रूवमेंट की गई है कि भाई जब हमने कोई पुराना प्रोग्राम चल रहा है उसको देखा, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है और उसके बेसिस पे उसको और बेहतर किया गया, उसको और स्ट्रांग किया गया। तो नए प्रोग्राम्स भी इंट्रोड्यूस हुए हैं और पुराने प्रोग्राम्स को भी और बेहतर किया गया है इतने सालों में। At present, there are several poverty alleviation programs, mostly in rural areas, which have an explicit food component also. तो अगर हम अभी की बात करें तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि गरीबी को हटाने के लिए चल रही हैं। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम मतलब गरीबी को हटाने के लिए जो प्रोग्राम्स चल रही हैं, और इनमें से ज्यादातर प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो कि गांव वाले इलाकों में, रूरल एरियाज में प्रोग्राम्स चल रही हैं। और इन प्रोग्राम्स में फूड जो है वो एक अहम हिस्सा है। मतलब कि गरीबी को हटाने के लिए जितने भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं, इन प्रोग्राम्स का एक अहम हिस्सा क्या रहता है? खाना रहता है, कि कैसे करके लोगों को फूड प्रोवाइड किया जाए। While some of the programs such as PDS, midday meals, etc., are exclusively food security programs, most of the PAPs also enhance food security. अब ये जो प्रोग्राम्स हैं उनमें से कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि पूरे तरीके से फूड सिक्योरिटी पे ही ध्यान दे रहे हैं। जैसे कि मिड डे मील हो गया, जिसमें कि जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनको स्कूल में ही खाना दिया जाता है, एक अच्छा न्यूट्रिशन वाला खाना उनको मिलता है। तो मिड डे मील वाला प्रोग्राम क्या हो गया? टोटली डेडिकेटेड है वो फूड से रिलेटेड। ठीक है, इसी तरीके से जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो भी पूरा फूड से रिलेटेड है कि लोगों को खाना देना है। तो कुछ तो ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि पूरे तरीके से खाने पर ही फोकस कर रहे हैं कि कैसे लोगों को फूड जो प्रोवाइड है कराया जाए। वहीं कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो डायरेक्टली तो फूड सिक्योरिटी नहीं इंश्योर कर रहे हैं बट इनडायरेक्टली वो फूड सिक्योरिटी को बढ़ा रहे हैं। जैसे कि जो एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स है, जैसे मनरेगा वगैरह है, उसके थ्रू क्या हो रहा है कि लोगों को काम मिल रहा है। जब लोगों को काम मिल रहा है तो उसके काम के बदले उनको पैसा मिल रहा है। मनरेगा में क्या होता है कि लोग काम करते हैं 100 दिन का, उनको मिनिमम अश्योर्ड वर्क मिलता है कि आपको 100 दिन का हम काम देंगे और उस काम के बदले उनको वेजेस मिलती हैं। तो वो जो वेजेस है वो क्या इंश्योर करेंगी कि जो पर्सन है जिसको पैसा मिल रहा है कि वो अपना खाना खरीद के खा सके। तो जो एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स है वो भी क्या इंश्योर करते हैं कि जो पर्सन है वो अच्छा खाना अफोर्ड कर सके। तो बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं कि कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो टोटली फूड को डेडिकेटेड है, वही कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो डायरेक्टली तो फूड पे ध्यान नहीं दे रहे हैं बट इनडायरेक्टली वो फूड सिक्योरिटी को इनहेंस कर रहे हैं।
एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स ग्रेटली कंट्रीब्यूट टू फूड सिक्योरिटी बाय इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ द पुअर। तो जो एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स है वो फूड सिक्योरिटी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, जो गरीब पर्सन है उसकी इनकम बढ़ा के, क्योंकि जब गरीब पर्सन के पास इनकम आ जाएगी तो वो खाना खरीद पाएगा।